ये जो है ना टेस्ट योर सेल्फ के क्वेश्चंस हैं। हाउ यू कैन डिफरेंशिएट एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड वाई फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेटेड सेपरेटली वाइल प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन इज सेम। ये मैंने ब्रीफली बता दिया, मगर ये है कि इसको मैं नोट्स में भी दे दूँगी, तो उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है केमिकल स्पीशीज़। केमिकल स्पीशीज़ जो होते हैं बेसिकली जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से मिलता जुलता होता है ना, तो उसको हम कहते हैं कि ये सेम केमिकल स्पीशीज़ है, ठीक है। जैसे कि आपके पास जो केमिकल स्पीशीज़ होती है सच एस पर्टिकुलर एटम या आयन या मॉलिक्यूल, ये जो आपस में मिलते जुलते होते हैं ना, तो वो हम कहते हैं सेम केमिकल स्पीशीज़ के हैं, ठीक है। अब मैं समझाऊंगी किस तरीके से है सेम केमिकल स्पीशीज़ ये। If one molecule is identical to another, we can say they are the same chemical species. Chemical species is a chemical entity. Entity means system वगैरह को कहते हैं, ठीक है। Such as particular atom, ion और molecule, ठीक है। अब chemical species के अंदर particular यानी कि atom है, ion है या molecule, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। ये अगर आपस में आइडेंटिकल होंगे तो हम कहेंगे सेम केमिकल स्पीशीज़ हैं। अब नंबर 1 टॉपिक है आयंस का। आयंस यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब जब पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम कैटायंस बोलते हैं, और जब नेगेटिव चार्ज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनायंस कहते हैं, ठीक है। अब अगर किसी के ऊपर जैसे कैल्शियम है, उसके ऊपर +2 है, तो हम कहेंगे +2 होने की वजह से कैल्शियम इज़ अ कैटायनिक एटम, ठीक है, या कैटाइन है ये। क्योंकि कैटायनिक का वर्ड तो आप मॉलिक्यूल में यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इसको हम कैटाइन बोल देंगे, ठीक है। तो आयंस जो हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, कैटाइन होता है और एक एनाइन होता है। और उसके बाद मॉलिक्यूलर आयंस और फ्री रेडिकल्स, ये सब हम इसमें समझेंगे कि क्या चीज़ है। अच्छा, कैटाइन्स जो होता है यानी पॉजिटिव चार्ज जो होता है किसी भी एटम के ऊपर उस वक्त आता है जब वो एटम जो है इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ करेगा। अगर कोई एटम जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन के लूज़ होने से पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो जब एक नेगेटिव निकलेगा तो एक पॉजिटिव आ जाएगा, 2 नेगेटिव निकलेंगे तो 2 पॉजिटिव आ जाएंगे। और ये चीज़ हम पहले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसी भी एटम पे क्यों आता है। क्योंकि वो क्यों आता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ज़ीरो ग्रुप की तरह हो जाए, यानी ग्रुप 8 के एलिमेंट्स की तरह। तो उसकी वजह से फिर क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं या गेन करते हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम है, +2 इसके ऊपर चार्ज है, तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इसी वजह से इसके ऊपर +2 चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये एक कैटाइन है। और इसी तरीके से अगर हम क्लोरीन, तो चलें इसमें दी हुई एग्जांपल, हम एक दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ब्रोमाइड ले लेते हैं, ठीक है। ब्रोमीन है, अब ब्रोमीन में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ब्रोमाइड उसके ऊपर चार्ज आ जाता है, ठीक है ना। चलें इसको रीड कर लेते हैं। अब वही बात के बार बार मैं एक ही चीज़ को रिपीट करती हूँ कि देखें, आप लोगों का पेपर जो है वो MCQs और शॉर्ट आंसर्स बेस्ड है, और MCQs शॉर्ट आंसर्स या रीजंस पे उसी वक्त कमांड आता है जब हमारी जो बुक रीडिंग होती है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो हम जो लाइन वाइज रीड करते हैं इसी वजह से करते हैं ताकि कोई रीज़न अगर आ रहा है बीच में तो हम इतनी कैपेबिलिटी आ जाए हमारे अंदर कि हम उसका आंसर ईज़िली दे सकें। और अगर कोई MCQ आ रहा है तो ज़ाहिर सी बात है बैक ऑफ द माइंड वो हमारे रहेगा, अगर हमने रीडिंग की हुई उसको समझा हुआ है। तो जब हमारे पास ऑप्शंस होंगे तो हम फ़ौरन हमें याद आ जाएगा कि ये वाला होगा इसके अंदर, ठीक है। यानी ऑप्शन में एक तो होता है ना, ऑप्शन में तुक्का मारना, कि अगर ऑप्शन दिए में तुक्का मार रहे हैं कि भाई ये शायद ये हो जाए, मगर एक होता है कि आपने जब वो चीज़ पढ़ी भी होती है तो ऑप्शन देखते ही आप कह देते हैं नहीं यही वाला है ना, ये मैंने पढ़ा था मुझे याद है। तो ये फ़ायदा हो जाता है। तो रीडिंग जो है, बुक रीडिंग इज़ वेरी एसेंशियल टू सॉल्व न्यूमेरिक, टू सॉल्व MCQs, टू सॉल्व रीजंस एंड टू गिव आंसर्स ऑफ द शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब चीज़ें आपकी बुक रीडिंग से स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। आयंस, एनायंस, कैटायंस। आयन इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट, ठीक है। आयन जो है एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है, उसके ऊपर चार्ज होता है। द चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, चार्ज नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस। अब टाइप्स ऑफ आयंस की हेडिंग डाल के हम लिख सकते हैं देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस,
cations and anions. ठीक, the cations are formed when an atom loses electrons from its outermost shells. For example, Na positive, K positive are cations. The following equation shows formation of cations. अब देखें सोडियम है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, एक एटम है सोडियम का सिंपल। फिर क्या हुआ, सोडियम के एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो सोडियम पे +1 चार्ज आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन यूँ आ सकते हैं, क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे पास। एक तो आ जाएगा डिफाइन आयन, ठीक है। सेकंड है कि टाइप्स ऑफ आयंस। थर्ड क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाउ कैटाइंस आर फॉर्म्ड, कैटाइंस कैसे बनते हैं। तो इसका आंसर यहाँ से होगा, द कैटाइंस आर फॉर्म्ड व्हेन एन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल्स। यहाँ से लेकर ये जो इक्वेशन है ना सोडियम की, ये इंक्लूडेड होगी इसमें, ठीक है। तो ऑटोमोस्ट शेल में आप बता चुकी हूँ आप लोगों को, के शेल, एल शेल, एम शेल पिछली क्लास से मैंने समझा दिया था। और इसके सब ऑर्बिटल्स जो थे एस, पी, डी, एफ, इसमें कितनी कैपेसिटी होती है वो भी मैंने बता दिया था। और जब हम वैलेंसी की बात करते हैं तो हम सिर्फ ऑटोमोस्ट शेल को ही लेते हैं, ठीक है। जो सबसे आखिरी शेल होता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को ही कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स डेट हैज़ अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट इज़ कॉल्ड एनाइन। जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा एटम या ग्रुप ऑफ एटम पे, उसको हम एनाइन बोलेंगे, ठीक है। एनाइन इज़ फॉर्म्ड बाय द गेन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल इसका जो है ये ऑपोजिट है किसका, कैटाइन का, कि उसके अंदर लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन था, उसके अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन -1 एंड O-2, ये O के साथ ना -2 ऊपर है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, सही है। ऊपर छोटा सा चार्ज के तौर पे लिखेंगे तो वो अक्सर उसमें जब हम कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तो ये 2 जो है वो नहीं आ रहा होता ऊपर ना, तो इस वजह से नीचे लिख दिया, ठीक। Following examples shows formation of an ion by addition of electrons to an atom। और एग्जाम्पल से जो है हम बताएंगे कि एनाइन किस तरीके से बन रहा है, कि अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो एनाइन बनेगा, ठीक है। अब क्लोरीन था, एक नॉर्मल एटम था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आ गया। अब क्लोरीन पे -1 चार्ज क्यों आ रहा है और सोडियम पे प्लस चार्ज क्यों आ रहा है, इसलिए क्योंकि दोनों चाह रहे हैं कि ग्रुप 8 एलिमेंट्स की तरह बन जाए। अब जो सोडियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या उसका एटॉमिक नंबर, या उसका हाँ एटॉमिक नंबर ले लें, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, वो कितने 11 है। अब देखिए 11 से अगर आप ग्रुप 8 खोलेंगे तो सबसे जो 11 से बिल्कुल करीब तरीन जिसका एटॉमिक नंबर होगा वो कौन सा है, वो नियॉन है, ठीक है। नियॉन का 10 होता है। तो अब 11 और 10 बिल्कुल करीब करीब है। अब 10 बनने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सोडियम को एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ करना पड़ेगा, इसीलिए ये +1 आ जाएगा इस पे चार्ज। अब क्लोरीन का अगर देखते हैं ना तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17 और इसका बिल्कुल करीब करीब अगर हम 0 ग्रुप में जाके देखें 8 में तो बिल्कुल करीब करीब जो इसका एटॉमिक नंबर है वो आर्गन का है 18, ठीक है। तो अब 18 आर्गन की तरह बनने के लिए 17 को 18 होना होगा, ठीक है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जिसकी वजह से इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। मैंने इन डिटेल तो आपको प्रीवियस क्लास में समझा दिया था, फिर भी मैंने बता दिया कि हो सकता है प्रीवियस क्लास किसी की मिस हो गई हो तो रिवाइज़ हो जाए, ठीक है। वरना ये ज़रूर टॉपिक जो है प्रीवियस क्लास में ज़रूर समझें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एटॉमिक स्ट्रक्चर और जो क्वेश्चन है हमारा कि हम किस तरीके से जो है वो मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं शेल्स में, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमने डिस्कस की हुई है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है मॉलिक्यूलर आयंस। मॉलिक्यूलर आयंस जब कोई मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या गेन करेगा तो उससे उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, तो उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर आयन बन गए। जब तक उस पर चार्ज नहीं आ रहा ना, जब तक वो आयन नहीं है। अब जब चार्ज आ गया तो वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। अब सेम एज इट इज़ इसकी तरह जैसे हमने आयंस में पढ़ा था कि जिस पे पॉजिटिव होगा वो कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन होगा और जिस पे नेगेटिव होगा वो एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन होगा, ठीक है। Molecular ions, when a molecule loses or gains electrons called molecular ions. Molecular ions also possess positive or negative charge like any ion. It has negative charge known as anionic molecular ions. If they has positive charge, they known as कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयंस, फॉर एग्जांपल CH4 पॉजिटिव, ठीक है। अब इसमें डेफिनेशन बन सकती है कि डिफाइन कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन,
और डिफाइन एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। तो इसको आप खुद से बना सकते हैं कि व्हेन अ मॉलिक्यूलर आयन हैज़ नेगेटिव चार्ज इट इज़ नोन एज एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन, और व्हेन द मॉलिक्यूल हैज़ पॉजिटिव चार्ज देन इट इज़ नोन एज कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन, फॉर एग्जांपल CH4 पॉजिटिव। और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन की आप ये दे सकती हैं, दे सकते हैं आप लोग कि जैसे सी नहीं, इसका नहीं दें, ऐसा करें उसका दे दें SO4-2 दे दें, ठीक है, SO4-2 दे दें, कार्बोनेट CO3-2 दे दें, ठीक है, ये आपका एनायनिक हो जाएगा। अच्छा, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? देखें, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं, हम जब उसका ऑटोमोस्ट शेल देखते हैं तो उसके ऑटोमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड फॉर्म में होते हैं, जैसे हम कहते हैं ना इलेक्ट्रॉन्स दो दो की जोड़ी में होते हैं, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड फॉर्म में होते हैं। अगर किसी भी एटम का जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड मौजूद हैं, तो देखें ये बात याद रखें, जब भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा ना तो पूरी कोशिश करेगा अपनी पेयरिंग के लिए। तो पेयरिंग करने के लिए वो क्या करेगा, रिएक्टिव हो जाएगा कि मैं किससे पेयर करूँ, रिएक्टिव हो जाएगा, स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद जब वो किसी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को पेयर कर लेगा, किसी भी दूसरे एटम के साथ, और बॉन्ड बना लेगा, तो फिर वो अब स्टेबल कंडीशन में हो गया, उसके इलेक्ट्रॉन्स सेटिस्फाइड हो गए, ठीक है, उसको इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है, तो अब वो रिएक्टिव नहीं होगा, ठीक है। तो अब फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं कि जब किसी भी एटम के आउटरमोस्ट शेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हुए होंगे, यानी अभी उनकी पेयरिंग नहीं हुई है, तो वो फ्री रेडिकल्स होते हैं, ठीक है। फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो जाहिर सी बात है हाईली रिएक्टिव होंगे, क्योंकि वो पेयर बनाने के लिए बेचैन होंगे, तो इसकी वजह से जो है ना हाईली रिएक्टिव होंगे ये। तो इसको हम डिनोट करते हैं कि जो फ्री रेडिकल्स होते हैं तो उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को बताने के लिए कि इनके आउटरमोस्ट शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम इसके ऊपर एक छोटा सा वो मतलब सर्कल सा बना देते हैं, स्मॉल सा बिल्कुल सर्कल, ठीक है। फ्री रेडिकल्स आर एटम्स एंड ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डॉट ओवर द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, डॉट डाल देते हैं एलिमेंट के सिंबल पर। फॉर एग्जांपल H के ऊपर देखें छोटा सा डॉट डाला हुआ है, Cl पे डाला हुआ है, H3C पे डाला हुआ है, इट मीन्स कि इनके ऑटोमोस्ट शेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब फ्री रेडिकल्स बनते कैसे हैं? अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है हाउ फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। जैसे हमने कहा था ना हाउ कैटाइंस आर फॉर्म्ड, हाउ एनाइंस आर फॉर्म्ड, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि हाउ फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड। तो फ्री रेडिकल्स कैसे फॉर्म्ड होते हैं? ये होमोलाइटिक ब्रेकेज के ज़रिए जो है ये फॉर्म्ड होते हैं, यानी कि जब ये हीट और लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट एनर्जी को, तो फिर इनका बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने की वजह से क्या होता है कि ये फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं, ठीक है। इसका मतलब कि फ्री रेडिकल्स के ऊपर हीट का और लाइट का जो है वो इफ़ेक्ट होता है। फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड व्हेन होमोलाइटिक ब्रेकेज of bond between two atoms takes place by the absorption of heat और लाइट एनर्जी, ठीक है। होमोलाइटिक ब्रेकेज होती है बॉन्ड की, यानी कि होमोलाइटिक ब्रेकेज का मतलब जो भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना तो वो इक्वली इलेक्ट्रॉन लेके ब्रेक हो रहा है, ठीक है। अब जैसे क्लोरीन HCl2 है, ये ब्रेक हो रहा है Cl और Cl में, तो वो क्या करेगा कि जैसे दोनों क्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बना रहे थे ना, तो जो ब्रेकेज होगी तो एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाएगा, ठीक है। इस तरह से ब्रेकेज होगी। और ये ब्रेकेज जो होगी किस वजह से होगी? बाय द अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट और लाइट एनर्जी। फ्री रेडिकल इज़ वेरी रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज़ है, मैंने बता दी कि फ्री रेडिकल वेरी रिएक्टिव क्यों होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है वाई फ्री रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज़, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग दे देंगे कि क्यों होते हैं, वाई फ्री रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव केमिकल स्पीशीज़, बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, ठीक। अच्छा, with the above mentioned definitions of ions, molecular ions and free radicals, question arises that what is the difference between atom and ions, molecule and molecular ion, even what is difference between ion and free radical? Let's discuss it one by one. अब कह रहे हैं कि जो हमने सारी ऊपर जितनी भी डेफिनेशंस हमने पढ़ी तो उससे जो मॉलिक्यूलर आयन की या फ्री रेडिकल की सब चीज़ों की, तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है, यानी क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि एटम आयन की क्या डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर
मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आयंस का क्या डिफरेंस है और आयन और रेडिकल का क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए एटम का मैं वैसे वर्बली थोड़ा सा बताती हूँ। एटम पे देखिए कोई चार्ज नहीं होता, आयन पे चार्ज होता है। दूसरी चीज़, एटम जो है वो आपको इंडिपेंडेंटली भी मिलते हैं और नहीं भी मिलते, जबकि आयन कभी भी इंडिपेंडेंटली आपको नहीं मिले। इंडिपेंडेंटली मतलब आज़ादाना नहीं होते, क्योंकि आयन पे या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव होगा। अब पॉजिटिव होगा तो उसके इर्द गिर्द सारे नेगेटिव चार्जेस जमा होंगे, वो आज़ाद नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरीके से अगर नेगेटिव होगा तो उसके इर्द गिर्द सारे पॉजिटिव जमा हो जाएंगे से। और जो है एटम जो होता है इसके ऊपर चूँकि कोई चार्ज नहीं होता तो इस वजह से ये न्यूट्रल होता है। और जो आयन होता है ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज शो करता है। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एटम एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है। और आयन किसका पार्टिकल है सबसे छोटा? स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका? आयोनिक कंपाउंड का। आयन इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि कंपाउंड दो और भी होते हैं बॉन्ड, मगर जो हम बेसिक अभी जो पढ़ रहे होते हैं ज़्यादातर वो आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड है। तो मैंने आपको बताया था कि या तो कंपाउंड जो है वो आयोनिक बॉन्ड होगा उसके अंदर, या फिर उसके अंदर जो है वो कोवेलेंट बॉन्डिंग हुई भी होगी, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से होगा। तो अब जो आयोनिक बॉन्ड है ना उसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो आयन है। हमने आयोनिक बॉन्ड में क्या कहा था कि एक्सचेंज ऑफ आयन से, ये एक्सचेंज ऑफ चार्जेस से जो है ये बॉन्ड बनता है। अब जैसे सोडियम पे प्लस है, क्लोरीन पे माइनस है, तो अब ये जो एक्सचेंज ऑफ इनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज की वजह से इस ये जो है ये बॉन्ड इनके दरमियान बनता है और ये NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब आयोनिक कंपाउंड में जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो आयन कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है, हम कहेंगे सोडियम जो है इसका एक आयन है। ठीक है, और पॉजिटिव आयन है, कैटायन है, और क्लोरीन इसका दूसरा आयन है, नेगेटिव आयन है, एनाइन है। ठीक है, उसके बाद एटम कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एक्सक्यूज मी एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एटम जो है वो वही बात मैंने जो बताई थी कि नेचर में इंडिपेंडेंटली जो है वो एग्जिस्ट करता भी है और नहीं भी करता। ठीक है, एंड टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है। जाहिर सी बात है ये रिएक्टेंट साइड पे होता है। अगर हमें सोडियम क्लोराइड बनाना है तो रिएक्टेंट साइड पे सोडियम और क्लोरीन, सोडियम प्लस क्लोरीन होगा एरो से पहले, तो एरो के बाद NaCl बनेगा। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। आयन कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड सराउंडेड बाय ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। कोई बात के इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर पॉजिटिव होगा तो ऐसी बात है इसके सराउंडिंग में सारे नेगेटिव आ जाएंगे, तो वो कैसे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा। और अगर नेगेटिव होगा तो सराउंडिंग में सारे पॉजिटिव आ जाएंगे। एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वाई इलेक्ट्रिकली क्यों न्यूट्रल है? बिकॉज इट हैज़ नो चार्ज ऑन इट। उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, डेट इज़ वाई इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आयन हैज़ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज। आयन का पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है, जो हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस कर लिया था कि एनाइंस और कैटाइंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिकुलर आयन। अब देखिए मॉलिक्यूल और मॉलिकुलर आयन में भी वैसे ही डिफरेंस है जैसे कि आयन और एटम में था। ठीक है, अब मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं होता और इसके ऊपर जो है वो चार्ज होता है मॉलिकुलर आयन के ऊपर। इसी तरीके से मॉलिक्यूल जो है किसी भी कंपाउंड का या मतलब किसी भी कंपाउंड का जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और मॉलिकुलर आयन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करने से बनते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूल पे चूँकि कोई चार्ज नहीं होता तो ये न्यूट्रल होता है, जबकि इसके ऊपर चार्जेस होते हैं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, और मॉलिक्यूल जो है वो कैसे बनता है? जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स जो हैं आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाता है। और मॉलिकुलर आयन कब बनता है? जबकि किसी भी मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन हो जाती है। आयनाइजेशन ये हम पढ़ेंगे आगे, और फिर इसमें आपको अच्छे से डिटेल्स में सारा बताऊंगी। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको। मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल इन अ केमिकल एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी भी केमिकल कंपाउंड का। डेट हैज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेट एलिमेंट और कंपाउंड, और उसके अंदर वही केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी जो इस एलिमेंट या कंपाउंड की होंगी। क्या मतलब इसका? जैसे देखें एक बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब पानी भरा हुआ है तो उसमें से हम सपोज कर लेते हैं, क्योंकि इट इज़ वेरी हार्ड टू टेक अ मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O फ्रॉम द वाटर। ठीक है,
तो अब हम ऐसे सपोजिशन के तौर पे बता रही हूँ कि हम एक मॉलिक्यूल उसमें से निकालेंगे वाटर का H2O का, एक मॉलिक्यूल पूरे बीकर यानी पानी में से एक मॉलिक्यूल निकालेंगे, तो जो उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी होगी ना, वो ही उस बीकर के अंदर जितना पानी होगा उसकी प्रॉपर्टी होगी। ये बात कह रहे हैं, यानी कि जिसका मॉलिक्यूल होगा, जिस कंपाउंड का मॉलिक्यूल होगा, उस मॉलिक्यूल में वही प्रॉपर्टीज़ होंगी जो उस कंपाउंड की होगी। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट है उसके बाद मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म्ड बाय गेन एंड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, लूज़ करेगा, तो उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा, तो वो मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा। मॉलिक्यूल के ऊपर चूँकि कोई चार्ज नहीं होता इसलिए न्यूट्रल होता है। मॉलिक्यूलर आयन पे जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं, इसलिए ये मतलब ये चार्जेस शो करता है। तो एक कैटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन इसमें होते हैं। मॉलिक्यूल इज़ स्टेबल यूनिट। अब देखें स्टेबल यूनिट क्यों है, क्योंकि इसके सारे इलेक्ट्रॉन्स वगैरह सब पेयर में हैं और इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। तो अब ये जो है वो बहुत हाईली रिएक्टिव नहीं हो रहा, ये स्टेबल कंडीशन में सुकून से बैठा हुआ है, सही। और मॉलिक्यूलर आयन इज़ रिएक्टिव स्पीशीज़, जबकि मॉलिक्यूलर आयन पे चूँकि चार्ज है तो वो फ़ौरन क्या करेगा, अपना अपोजिट चार्ज को वो ढूंढेगा और ढूंढ के जो है फिर वो उसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक। मॉलिक्यूल इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जब एटम्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। और मॉलिक्यूलर आयन कब बनता है, जब मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन होती है, यानी इस पर आयन्स आते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अब ये भी हम पढ़ेंगे पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स जो है वो क्यों आ रहे हैं। एक तो वैलेंसी की वजह से, मैंने आपको बताया था कि वो सब जीरो ग्रुप की बनना चाहते हैं। EN भी पढ़ेंगे, तो EN जब पढ़ेंगे ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसमें फिर मैं आपको डिटेल से सारी बात समझाऊंगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल्स। आयन्स आर एटम्स विच है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आयन्स जो होते हैं वो एटम्स होते हैं जिस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा। और फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स वो एटम्स होते हैं जिसके आउटरमोस्ट शेल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ऑड नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब देखें, फ्री रेडिकल्स आर एटम्स विद ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देखें पेयरिंग हमेशा जो होती है वो इवन नंबर होगी, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो दूसरे से मिल गया 2 बन गए, 3 इलेक्ट्रॉन है एक मिल गया 4 बन गए, पेयरिंग हो गई। 5 इलेक्ट्रॉन थे ये ऑड नंबर पे, अब ये इसकी पेयरिंग नहीं हुई, एक मिल गया 6 हो गए, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑड नंबर के ही होते हैं, तो ऑड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। और उसके बाद आयन्स एग्जिस्ट इन क्रिस्टल्स एंड सॉल्यूशंस। आयन आपको कहाँ मिल जाएंगे, क्रिस्टल्स के अंदर और सॉल्यूशंस में, जबकि फ्री रेडिकल्स हमारे एयर में भी होंगे और सॉल्यूशंस में भी होंगे। अब एयर में जैसे गैसेस हैं, ठीक है, तो इसमें जो है फ्री रेडिकल्स हमारे हवा में बहुत सारी गैसेस हैं, तो इसमें ये भी फ्री रेडिकल्स भी मौजूद हैं, ठीक है। आयन्स आर नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। आयन्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता लाइट की प्रेजेंस का, लाइट की मौजूदगी का, जबकि फ्री रेडिकल्स पे इफेक्ट होता है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन ही लाइट और हीट के एब्जॉर्प्शन की वजह से, यानी कोई भी जो है वो क्या नाम है कंपाउंड है, तो वो जब लाइट और हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसके नतीजे में जो है उस वो मॉलिक्यूल के अंदर जो ब्रेकेज होगी, तो ब्रेकेज की वजह से होमोलाइटिक ब्रेकेज होगी, यानी दोनों तरफ इलेक्ट्रॉन सेम डिस्ट्रीब्यूट होंगे और वो सेम डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो फ्री रेडिकल्स जो हैं वो अफेक्टेड होते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है। ये हमारे डिफरेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। अब नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूल एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चलें थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, इसमें जो है अब देखें आप लोग जब मेरे पास आ रहे होते हैं पढ़ने के लिए, मतलब फ्रंट फेस पे बैठे हुए होते हैं, तो फिर तो मेरे लिए बहुत आसानी होती है, मैं हर बच्चे को आराम से उसके फेस देख के जज कर लेती हूँ, हर लड़की को, कि वो या तो वो ऊँघ रही है, सो रही है, या वो एक्टिव बैठी हुई है क्लास में। और फिर मैं उसी से क्वेश्चंस पूछती हूँ, तो फिर वो जाहिर सी बात है उसको एकदम वो अलर्ट होती है कि मुझसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो उससे फिर क्या होता है कि क्लास बिल्कुल एक्टिव रहती है। अब ऑनलाइन क्लास में आप लोग मेरे सामने तो है नहीं, ठीक है, तो अब जो है मेरी रिकॉर्डिंग है, मगर फिर भी मैं क्वेश्चंस पूछ रही हूँ और ट्राई टू गिव द आंसर्स ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इट इज़ वेरी नेसेसरी, इस तरीके से जो है आपकी अटेंशन जो है आपके लेसन में ज़्यादा से ज़्यादा होगी, ठीक है। नाउ आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन कि हाउ फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। थोड़ी देर सोचें, फिर उसका आंसर अपने दिमाग में सोचें क्या हो सकता है। अगर नहीं आ रहा तो आप फ्री रेडिकल का टॉपिक खोलें और उसमें देखें कि किस तरीके से फ्री रेडिकल्स बनते हैं, ठीक है। हाउ आर कैटाइंस फॉर्म्ड,
हाउ आर एनाइंस फॉर्म्ड। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आयंस आर देयर। ठीक है, इसका आंसर सोचिएगा, नहीं आ रहा तो दोबारा से एक दफ़ा देख लीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद मॉलिक्यूल इज़ ऑलवेज डैश इन नेचर। अब इस डैश में क्या आएगा, मॉलिक्यूल हमेशा नेचर में डैश होता है, क्या आएगा, न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल होता है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉलिक्यूल एंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले तो मॉलिक्यूल के डेफिनेशन है। मॉलिक्यूल क्या चीज़ है? मॉलिक्यूल इज़ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जब एटम जो है केमिकली कंबाइन होते हैं तो दे विल फॉर्म अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो है किसी भी सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और उसके अंदर वही प्रॉपर्टीज़ होती है मॉलिक्यूल के अंदर जो सब्सटेंस के अंदर है। ठीक है, मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। अब ये तो हो गई डेफिनेशन मॉलिक्यूल की। उसके बाद हम मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की हेडिंग डलेगी और उसमें आ जाएगा मॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 टाइप्स। ठीक है, उसके पहले हम सारे नेम्स लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, फिर 1 को पिक करेंगे यानी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल को, फिर उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हम पहले क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल के हेडिंग डाल के हम लिख देते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड इनटू 6 टाइप्स। नंबर 1 मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, नंबर 2 डायटोमिक मॉलिक्यूल, नंबर 3 ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, नंबर 4 पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड नंबर 5 हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। सही है, ठीक है जी। अच्छा, मोनो मीन्स 1। ठीक है, अब डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3। ठीक है, अब मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल का क्या मतलब है कि ये इसके अंदर एक एटम होगा। मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 एटम इज़ नोन एज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे हीलियम है, सिर्फ He है, नियॉन है, Ne है, आर्गन है, Ar है। डाई मीन्स 2, डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स। एग्जाम्पल यानी कि 2 एटम से मॉलिक्यूल कंसिस्ट होंगे, जैसे H2 है, O2 है, Cl2 है, इसमें देखें 2 एटम्स हैं, तो ये डायटोमिक हो गया। ट्राइएटॉमिक यानी कि मॉलिक्यूल जो होंगे 3 एटम्स में कंसिस्ट होंगे। मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स आर कॉल्ड ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल H2O, ये ट्राइएटॉमिक है, क्यों? 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम जो है वो ऑक्सीजन का है। CO2 ये भी ट्राइएटॉमिक है। वाई? बिकॉज कार्बन का 1 एटम है एंड ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। ठीक है, तो जब उसको हम कलेक्टिवली पढ़ेंगे तो इसके हम कहेंगे 3 एटम्स हैं टोटल कार्बन डाइऑक्साइड में, और वाटर के अंदर भी टोटल 3 एटम्स हैं। नंबर 4 पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली मीन्स बहुत सारे, ठीक है ना, मोर देन 3 4 5 6 7 8 10 11 12। ठीक है, मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल CH4। अब देखें CH4 यानी मीथेन के अंदर एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, 5 हो गए, इसमें 5 एटम्स हैं। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर 2 हाइड्रोजन है, 1 सल्फ़र है और 4 जो है हमारे पास ऑक्सीजन है। तो ये हो गए आपके 4 5 6 7। ठीक, ग्लूकोज को देखें C6H12O6 में 6 कार्बन है और 12 जो हैं वो आपके पास हाइड्रोजन है 12। तो कंबाइनली जो है कितने एटम्स हो गए टोटल 24। अच्छा जी, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो मीन्स सेम और हेट्रो मीन्स डिफरेंट। अब सेम होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब ये है कि ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही टाइप के एटम्स हैं, जैसे कि H2। इसमें अब H2 में 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन और दोनों एक ही हैं। O3 ओजोन का, इसमें 3 एटम है ऑक्सीजन के, तीनों के तीनों क्या है, ऑक्सीजन है। फॉस्फोरस P4, इसमें 4 एटम्स हैं, चारों के चारों फॉस्फोरस हैं, और सल्फ़र 8 एक्सक्यूज़ मी, सल्फ़र 8, और इसमें जो है आपके पास आठों के आठों क्या हैं, ये आपके सल्फ़र है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हेट्रोमॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम है। फॉर एग्जांपल CO2 H2O NH3। अब CO2 के अंदर एक कार्बन है तो 2 ऑक्सीजन है, 2 अलग टाइप के एटम है। H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन है तो 1 ऑक्सीजन है। NH3 में 1 नाइट्रोजन है तो 3 हाइड्रोजन। NH3 अमोनिया। सही, तो ये तो आपका हो गया टॉपिक कंप्लीट। इसका मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन भी हो गई और इसकी डेफिनेशन भी।
नेक्स्ट है टेस्ट योर सेल्फ आइडेंटिफाई द कैटाइंस एनाइंस फ्री रेडिकल मॉलिक्यूलर आयन मॉलिक्यूल फ्रॉम द फॉलोइंग। ये आपको लिस्ट दी हुई है कुछ, इसमें से आपने जो है वो 3 कॉलम बना लें, 3 नहीं बल्कि 5 बना लें, ठीक है। एक कैटाइन का, एक एनाइन का, एक फ्री रेडिकल मॉलिक्यूलर आयन एंड मॉलिक्यूल। अब जो कैटाइन है उसको कैटाइन के नीचे लिखते हैं, ठीक है, एनाइन को एनाइन के नीचे लिखते हैं। अब देखिए O2 से स्टार्ट करते हैं। O2 पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, एक सिंगल एटम भी नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे ये मॉलिक्यूल है। H के ऊपर चार्ज लिखा हुआ है इसमें माइनस का, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, माइनस चार्ज किस पे होता है, एनाइंस पे, एनाइन में चला जाएगा। N2 कोई चार्ज नहीं है, 2 एटम है, इट मीन्स इट इज़ अ मॉलिक्यूल। Cl2, इस पे भी देखें इट हैज़ नो चार्ज एंड मोर देन 1 एटम है इसमें भी, तो ये भी क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। अब CO3 पे हमारे पास यानी कार्बोनेट पे -2 चार्ज है, ठीक है, तो ये माइनस मीन्स एनाइनिक, एनाइन है ये। H2O नो चार्ज, ठीक है, और मोर देन 1 एटम, तो इट मीन्स इट इज़ अ मॉलिक्यूल। अच्छा, ये Br जो लिखा हुआ है ना, Br, इसमें एटम का इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया हुआ, अगर एटम का ऑप्शन होता तो Br एटम होता, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं है। चूँकि एटम का ऑप्शन नहीं है तो Br पे -1 चार्ज होता है, तो -1 चार्ज पुट करके इसको एनाइंस में डाल दें, ठीक है। अगर एटम का ऑप्शन होता तो हम उसको एटम में लिख देते। H2 मॉलिक्यूल है, कोई चार्ज नहीं है, मोर देन 1 एटम है। H3C, इस पर एक छोटा सा सर्कल बना हुआ है, इट मीन्स इट इज़ अ फ्री रेडिकल। Na पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, इसका मतलब आयन है, कौन सा, पॉजिटिव मीन्स गेट आयंस, ठीक। अब है हमारे पास केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या चीज़ होती है, देखें, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, सॉल्ट एंड वाटर मिल रहे हैं, ठीक है, एसिड एंड बेस मिल रहे हैं और सॉल्ट एंड वाटर हमारे पास बन रहा है, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो है, अब हम पूरा लिखें कि एसिड जो है कौन सा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ रिएक्टिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, टू गिव वाटर एंड सॉल्ट्स। तो ये इस तरीके से पूरा लिखने की बजाय साइंटिस्ट ने इसको बहुत इजी कर दिया, वो यही कर दिया कि जो भी जितना भी रिएक्शन है उसको सिंबॉलिक या फॉर्मूले की शक्ल में हम लिखेंगे, तो उससे क्या होगा कि रिएक्शन जो है वो इन शॉर्ट जो है वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। केमिकल इक्वेशन इज़ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग द केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिम्बल्स एंड फार्मूला ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। सिंबल और फार्मूला जो है उसकी फॉर्म में हम जो सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन करते हैं उसकी इक्वेशन की, तो ये शॉर्ट हैंड मेथड है किसी भी केमिकल रिएक्शन को डिस्क्राइब करने का। अब पॉइंट नंबर 1 इसमें लिखा हुआ है, द स्टार्टिंग सब्सटेंसेज आर नोन एज रिएक्टेंट्स। जो एरो से इस तरफ होंगे यानी जिससे स्टार्ट हो रहा है उसको हम रिएक्टेंट कहेंगे, क्योंकि वो रिएक्शन कर रहे हैं आपस में, ठीक है। एंड ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एरो, और एरो के हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर वो होंगे। फिर नेक्स्ट है, द सब्सटेंसेस आर फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स आर नोन एज प्रोडक्ट्स। अब रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट कर गए और तो जो चीज़ बनेगी उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है, और उसको हम राइट साइड पे लिखेंगे एरो के। अच्छा, द रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय यूजिंग एरो, सिंगल एरो और डबल एरो, डिपेंड टाइप ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स जो है उनको सेपरेट करने के लिए जो है हम एरो का इस्तेमाल करेंगे। एरो या तो सिंगल होता है या फिर डबल होता है, और ये देखिए ये जो डबल, ये वाला जो एरो है ना, तो ये डबल एरो जो शो हो रहा है वो इस वजह से शो हो रहा है कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल मीन्स कि जो चीज़ बनी है ना प्रोडक्ट में वो वापस दोबारा रिएक्टेंट बन सकती है, तो इसलिए हम इस तरह से एरो डालते हैं। तो डिपेंड करता है कि विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, तो उसके हिसाब से एरो डाल दिया जाएगा, ठीक है। द नंबर रिटन इन फ्रंट ऑफ फॉर्मूला इज कॉल्ड कोफिशिएंट विच शोज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्या होता है कि जो हम इक्वेशन बना रहे हैं, इक्वेशन में जो भी हमने फार्मूला लिखा है उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके आगे कोई नंबर लिख देते हैं। उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। और ये नंबर जो है वो बता रहा है कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड पे कितने एटम्स मौजूद हैं। इसको हम
इंक्लूड करते हैं इस नंबर को। अभी हम बैलेंसिंग इक्वेशन में देखेंगे कि किस तरीके से ये एटम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है कि कितने एटम्स हैं इसमें ना, कोफिशिएंट लगाने से क्या फ़र्क पड़ रहा है। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन एस टी एंड एल शोज द स्टेट सॉलिड गैसियस एंड लिक्विड ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, एक्सप्रेशन जो एस लिखा हुआ होता है छोटा सा नीचे, जी एल, तो एस फॉर सॉलिड, जी फॉर गैस एंड एल फॉर लिक्विड। ठीक है, द एक्सप्रेशन ए क्यू एक्सप्रेस एज सब्सटेंस इज इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन, ए क्यू एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। यानी जो हमारे पास ये रिएक्शन है या जो भी सब्सटेंस है इसके अंदर, ये सब्सटेंस किस फॉर्म में है, सोल्यूशन की फॉर्म में, एक्वस सोल्यूशन कहते हैं, इसको ए क्यू लिख देते हैं। सिमिलरली इफ कैटलिस्ट इज यूज, दिस कैटलिस्ट शोन ओवर द एरो, अगर कोई कैटलिस्ट इसमें हम डाल रहे हैं इस रिएक्शन में तो हम एरो के ऊपर लिखेंगे। व्हाट इज अ कैटलिस्ट, क्या होता है कैटलिस्ट, थोड़ी देर सोचें, जी मैं बताती हूँ। ठीक है, कैटलिस्ट जो होता है एक इस तरह का कंपाउंड होता है, सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है कि रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन हम कर रहे हैं, हमें पता है कि बहुत टाइम लगेगा इसमें रिएक्शन में ना, तो 15-20 मिनट तो कहीं नहीं गए, इतनी देर कौन खड़ा रहेगा, तो अब हम कैटलिस्ट डाल देंगे उसमें। कैटलिस्ट डालने से क्या होगा, स्पीड बिल्कुल तेज़ हो जाएगी उसकी रिएक्शन की, और जो भी हमें रिक्वायरमेंट है, जो भी प्रोडक्ट हमें चाहिए वो हमें एज सून एज पॉसिबल मिल जाएगा। ठीक है, for example, when two molecules of hydrogen and one molecule of oxygen react, two molecules of water form. Instead of writing the full names of reactants or products, chemists show this reaction as follows in form of equation. अब कह रहे हैं कि जब दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का जब आपस में रिएक्ट करें, नीचे देखें इक्वेशन के हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं। ठीक है, और वजह ये कि हम पूरे पूरे सबके नाम लिखे, हमने उसको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड पे हमने क्या किया कि केमिकल फार्मूले की शक्ल में इसको लिख दी। तो ये पूरा रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूला जो है हमने लिख दिया। देखिए नीचे समझा रहे हैं इसमें ये चीज़। ठीक है, क्या समझा रहे हैं, रिएक्टेंट साइड जो होता है ऑलवेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरो। ठीक है, और इसमें ये रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो नीचे जो जी लिखा हुआ है वो गैस है। ठीक है, और ये जो H2 के आगे नंबर है इसको हम कोफिशिएंट बोलेंगे, क्योंकि ये एरो के इस तरफ है लेफ्ट हैंड साइड पर, हम उसको बोलेंगे कि ये रिएक्टेंट्स है। ठीक है, अब रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट कर गए तो फिर ये प्रोडक्ट बनाएंगे, और प्रोडक्ट क्या बनाया इन्होंने, वाटर का, जो कि एक लिक्विड है। ठीक है, और इसको हम जो H2O के आगे 2 लगा हुआ है ये इसका कोफिशिएंट है। ठीक है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं, द केमिकल इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस इन ऑर्डर टू फुलफिल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। केमिकल इक्वेशन जो है इस तरीके से बैलेंस की जाती है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर है वो फुलफिल हो सके। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर क्या चीज़ होती है कि एनर्जी इज़ नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, उसमें एनर्जी ना ही क्रिएट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, वो बाय मास जो है वो सेम रहती है। तो इसी तरीके से हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर के हिसाब से जो है हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से कि बिफोर रिएक्शन, यानी कि इन रिएक्शन, यानी रिएक्शन में, एंड आफ्टर रिएक्शन, और रिएक्शन के बाद, यानी ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड। तो क्या होगा कि एटम्स की जो उसकी क्वांटिटी होगी वो सेम होगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, अच्छा, ना ही एटम चेंज हो जाएंगे। अब जैसे जो रिएक्टेंट साइड पे एटम्स है ना वही प्रोडक्ट साइड पे होंगे, और जितने हैं एटम्स उतने ही प्रोडक्ट साइड पे होंगे, कम नहीं होगा। ठीक है, ये हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन होती है। हाँ, ये ज़रूर होगा कि रिएक्टेंट अगर कुछ थे, उनकी प्रॉपर्टीज़ कुछ थी, तो जब उन्होंने रिएक्ट किया तो उनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल चेंज हो गई, एक नई चीज़ बन गई। जैसे कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों गैस थे, मगर जब उन दोनों ने रिएक्शन किया तो उन्होंने वाटर बना लिया, वाटर लिक्विड है, बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज़ है उसकी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम फुलफिल करने के लिए केमिकल इक्वेशन हम करते हैं, बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन की। मोस्टली केमिकल इक्वेशंस कैन बी बैलेंस्ड बाय इंस्पेक्शन मेथड, ट्रायल एंड एरर मेथड। वी कैन बैलेंस द इक्वेशन बाय फॉलोइंग स्टेप्स। और ज़्यादातर जो है हम जो बैलेंसिंग करते हैं केमिकल इक्वेशन की, वो
इंस्पेक्शन मेथड से करते हैं, ट्रायल एंड एरर मेथड भी कहते हैं इसको, ठीक है। और ये जो है वी कैन बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। अब फॉलोइंग स्टेप्स पे हम चलते हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताऊंगी कि ये जो इन्होंने टर्म यूज़ की है ना, इंस्पेक्शन मेथड, ये क्या चीज़ है, ठीक है। अभी आगे हम देखते हैं। अच्छा, नंबर 1, राइट द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट्स ऑन द राइट साइड ऑफ एन एरो। देखिए, सबसे मस्त चीज़ तो क्या है कि जो रिएक्शन हो रहा है उसको बिल्कुल सही उसकी सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन हो, सही से फॉर्मूला लिखा हुआ हो, कुछ गलत ना हो। अब जैसे सोडियम क्लोराइड है ना, तो NaCl लिखा हुआ, अगर NaCl2 लिख दिया तो बैलेंस भी नहीं होगी और रिएक्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, तो अब Cl के साथ 2 नहीं लगा, CaCl। तो अब ये जो है ना, ये चीज़ का ख्याल रखना है कि हमें फार्मूलाज क्या लिखने हैं, करेक्ट लिखने हैं, दोनों साइड पे, रिएक्टेंट पे भी और प्रोडक्ट। सबसे पहला स्टेप तो ये है। सेकंड क्या है, बैलेंस द नंबर ऑफ एटम्स ऑन ईच साइड। अब हम दोनों साइड पे देखेंगे, इसमें रिएक्टेंट में कितने हैं एटम्स हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं। इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स आर सेम ऑन ईच साइड, तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है बैलेंसिंग की, इसका मतलब वो इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बट इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स आर नॉट सेम इन रिएक्टेंट्स and product side, तो इट मीन्स के वी नीड टू पुट कोफिशिएंट इन फ्रंट ऑफ एटम्स टू बैलेंस द इक्वेशन, ठीक। तो उसके बाद है, if the number of atoms may appear more or less than other side, balance the equation by inspection method. Multiply the coefficient with formula to make the number of atoms same on the both reactant product side equation. अब कह रहे हैं कि जब हमने काउंटिंग की और हमने देखा कि किसी साइड पे कम है एटम और किसी साइड पे ज़्यादा है, यानी कि रिएक्टेंट साइड पे कम है, प्रोडक्ट साइड पे ज़्यादा है, या प्रोडक्ट साइड पे कम है, रिएक्टेंट साइड पे ज़्यादा है, तो अब जब हम देखेंगे इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो फिर हम क्या करेंगे कि इंस्पेक्शन मेथड को यूज़ करते हुए हम उन एटम्स का कोफिशिएंट लगा देंगे। अब वो जो कोफिशिएंट एटम के आगे लगेगा या मॉलिक्यूल या फार्मूला के आगे लगेगा, वो एटम बेसिकली उस फार्मूले के अंदर जितने एटम्स हैं उन सब से वो कोफिशिएंट जो है उस फार्मूले के अंदर जितने भी एटम्स हैं उन सबसे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जैसे 2NaCl मैंने लिखा ना, तो NaCl के आगे मैंने कोफिशिएंट 2 लगाया, इसका मतलब सोडियम भी 2 हो गया, क्लोरीन भी 2 हो गया, ठीक। उसके बाद है द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक है, HYDRO है, ठीक है, ई को कट कर दीजिएगा। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स इनको क्यों बोल रहे हैं, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन वगैरह को, क्लोरीन को, NaH2 Cl2 और N2 को कोवेलेंट बॉन्ड्स क्यों कह रहे हैं इसके दरमियान है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, तो शेयरिंग होने की वजह से कोवेलेंट बॉन्डिंग कहलाएगा, ठीक है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। अच्छा, उसके बाद वी मस्ट राइट देम एज डायटोमिक मॉलिक्यूल रादर देन आइसोलेटेड एटम्स इन केमिकल इक्वेशन। अब देखिए केमिकल इक्वेशन में अगर हम हाइड्रोजन लिखेंगे ना तो H2 लिखेंगे, ऐसे ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, क्लोरीन Cl2। अगर हमने इसको डायटोमिक फॉर्म में नहीं लिखा इन मॉलिक्यूल्स को और मोनोटॉमिक फॉर्म में लिख दिया, यानी H, O या N और Cl, तो ये हमारी इक्वेशन गलत हो जाएगी, ठीक है। बैलेंस भी नहीं होगा, जाहिर सी बात है, गलत कैसे बैलेंस होगा। फाइनली चेक, नंबर 5th पॉइंट है, फाइनली चेक द इक्वेशन टू बी श्योर that number and kind of atom are same on the reactant and product side. If yes, now equation is balanced. उसके बाद हम दोनों साइड पे देखेंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड पे कि जो है वो एटम्स जो है वो सेम है कि नहीं है। अगर है तो इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस्ड है, और इफ़ नॉट, अगर नहीं है तो फिर हम दोबारा से कोफिशिएंट वगैरह चेक करेंगे, ठीक है। लेट अस कंसीडर इन लेबोरेटरी ऑक्सीजन गैस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग पोटेशियम क्लोरेट, द प्रोडक्ट्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KCl एंड ऑक्सीजन गैस। अब कह रहे हैं लेबॉर्ट्री में हमने पोटेशियम क्लोरेट को हीट किया और हमारा मोटिव क्या है कि हमें ऑक्सीजन गैस को बनाना है, तो उस पर्पज़ के लिए हम पोटेशियम यानी KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को हम हीटअप करेंगे, और हीट करने से क्या होगा कि हमारे पास प्रोडक्ट में दो चीज़ें मिलेंगी, एक पोटेशियम क्लोराइड और एक हमारे पास ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस बन जाएगी। तो आमतौर से प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन में हम पोटेशियम क्लोराइड को हीट करते हैं, ठीक है। अच्छा, नाउ बैलेंस द इक्वेशन स्टेप वाइज। अब स्टेप वाइज बैलेंसिंग सिखा रहे हैं। सबसे पहले तो हमने क्या कहा था स्टेप 1 में कि हमें सबसे पहले फॉर्मूला करेक्ट लिखना है, हमने फॉर्मूला लिख दिया। सेकेंड में हमने कहा था
कि जो है हम देखें कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट साइड दोनों पे सेम नंबर ऑफ़ एटम्स है कि नहीं है। अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो फिर हम उसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन के O3 है और यहाँ पे ऑक्सीजन O2 है, ठीक। उसके बाद वी सी दैट कैल्शियम, पोटेशियम एंड क्लोरीन elements have same number of atoms on both sides of equation, but O is not balanced because 3 atoms on reaction side and 2 atoms are on product side। अब हम ऊपर देख सकते हैं कि पोटेशियम जो है और क्लोरीन जो है उसके सेम नंबर ऑफ एटम्स हैं दोनों तरफ, मगर ऑक्सीजन में फ़र्क है, उसकी ऑक्सीजन की 3 है और हमारे पास ऑक्सीजन क्या है, 2 है, ठीक है, इसका फ़र्क है। उसके बाद स्टेप नंबर 3 है, नाउ मल्टीप्लाई द फार्मूला KCl3 यानी पोटेशियम क्लोरेट विथ कोफिशिएंट 2 रिएक्टेंट साइड एंड 3 इन फ्रंट ऑफ ऑक्सीजन ऑन प्रोडक्ट साइड टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट्स पुट करेंगे कि कहीं जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है कोफिशिएंट्स, जैसे पोटेशियम क्लोरेट है उसके आगे हमने 2 लिख दिया, पोटेशियम क्लोराइड भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी हमारे पास यहाँ पे 3 2 6 है, यहाँ पे भी 3 2 6 हो गया। तब ये देखिए इक्वेशंस जो है हमारे पास ये जो आपके पास पोटेशियम है ये के है, के यानी कि 1 है, क्लोरीन जो है Cl ये रिएक्टेंट पे 2 है और प्रोडक्ट के ऊपर जो है ये 1 है, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है 6 बोथ साइड पे। तो अब ये पोटेशियम और क्लोरीन ये दोनों बैलेंस नहीं हो रहे, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, पोटेशियम क्लोरेट जब हीट होगा तो KCl प्लस ऑक्सीजन बन जाएगा, तो अब उसको बैलेंस करेंगे। इसके आगे हमने 2 लगा दिया है, 2 लगाने से क्या हुआ, ये ऑक्सीजन इवन नंबर में आ गया। अच्छा, बैलेंसिंग में एक चीज़ याद रखें, बैलेंसिंग में जो है ना हम क्या करते हैं कि अगर ऑड नंबर कहीं पे नज़र आ रहे हैं ना किसी भी कंपाउंड या एलिमेंट के साथ, तो उसको हम कंपाउंड या मॉलिक्यूल के साथ, तो उसको हम किस में चेंज कर लेते हैं, इवन नंबर में, ठीक है। नाउ अगेन चेक एंड बैलेंस द इक्वेशन बाय प्लेसिंग 2 इन फ्रंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने 2 पुट किया, 2 पुट करने से क्या हुआ कि हमारा पोटेशियम क्लोरेट जो है वो ब्रेक हुआ हीट करने से और पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस बन गई, ठीक है। इसको बैलेंस कर लिया हमने। अब ये देखें ये रिएक्टेंट बॉर्डर दोनों साइड पे क्या है, बैलेंस्ड हो गया है। नाउ दिस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड है। टेस्ट योर सेल्फ, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन विद कोफिशिएंट 4 इन फ्रंट ऑफ पोटेशियम क्लोरेट ऑन रिएक्टेंट साइड एंड 4 इन फ्रंट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड ऑन प्रोडक्ट साइड, ठीक है। अब कह रहे हैं कि बैलेंस कैसे करेंगे, पोटेशियम क्लोरेट को रिएक्टेंट साइड पे लिखने के बाद और फिर उसके बाद पोटेशियम क्लोराइड जो है और ऑक्सीजन जो है हमारा प्रोडक्ट साइड पे बन रहा है, तो हम किस तरीके से बैलेंस करेंगे, अगर इसके आगे हम 4 लगाते हैं तो, ठीक है। ये कर लीजिएगा, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन, इक्वेशन दी हुई है, इसको बैलेंस करना है, इसको बैलेंस कर लीजिएगा। बस आज हम यहीं तक रखते हैं अपना टॉपिक। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टॉपिक कल जो है मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर का हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस यहीं तक रखें। इसमें जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं वो क्वेश्चंस को अच्छी तरह जहन में रख लें। अगर कोई रीज़न आया था तो उस रीज़न को अपने माइंड में रख लें, ठीक है, तो ताकि जो है वो रिवाइज़ हो सके, ठीक है। चलें स्टॉप करते हैं क्लास को हम लोग, तो इंशाल्लाह ताला कल जो है फिर हम नई क्लास के साथ आएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है। जब तक के लिए जो है अल्लाह हाफ़िज़, सलाम अलैकुम।